अ वेरी वार्म वेलकम डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग रोटेशनल डायनेमिक्स के सीईटी के क्वेश्चंस करेंगे एंड मैं आपको बता सकता हूँ कि 2021 के जो सीईटी के क्वेश्चंस होंगे वो 2020 से मिलते जुलते होंगे और 2020 में इटसेल्फ अराउंड 14 क्वेश्चंस पेपर लिए, तो आपको याद रखना है और वो सब प्रैक्टिस करना है एंड आई थिंक दैट शुड गिव यू गुड मार्क्स इन सीईटी। तो लेट अस स्टार्ट, देखते हैं हम लोग क्या क्या पूछा गया था एग्जाम में। और पहले हम लोग थोड़ा थ्योरी पढ़ेंगे एंड देन वी विल डू सम एमसीक्यूज बेस्ड ऑन द थ्योरी। सो लेट अस स्टार्ट। द वेरी फर्स्ट डायग्राम, आप जो पहला डायग्राम देख रहे हो उसमें देर इज़ अ पार्टिकल विच इज़ परफॉर्मिंग सर्क्यूलर मोशन ओके इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है पार्टिकल, राइट? कोई भी पार्टिकल है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है बाय राइट हैंड रूल। अगर आप राइट हैंड रूल यूज़ करोगे, थंब रूल यूज़ करोगे, तो हम जानते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट will be outwards. Outwards मतलब perpendicular to the screen and outwards towards you. okay? तो ये outwards होगा by right hand thumb rule. velocity तो हमेशा tangential होती है और ये हमारा r bar है, this is r bar. okay? ये जो ग्रीन कलर का लाइन है वो रेडियस वेक्टर है r bar. तो अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो आपको इससे क्या पता चला, देखो ये r bar है, आप इस पर कॉन्सेंट्रेट करो तो क्या होता है, ध्यान से देखना आप। तो ओमेगा बार और थीटा बार का डायरेक्शन तो आप राइट हैंड रूल से निकाल सकते हो। अल्फा विच इज़ एंगुलर एक्सेलरेशन, अब उसका डायरेक्शन इज सेम एज ओमेगा अगर स्पीड बढ़ेगा तो, और अगर स्पीड कम हो रहा होगा तो अल्फा का डायरेक्शन ओमेगा का उल्टा होता है। मतलब अगर ओमेगा पॉजिटिव जेड एक्सिस पे होगा तो अल्फा नेगेटिव जेड एक्सिस पे होगा, ये आपको याद रखना है। दैट मीन्स ओमेगा एंड अल्फा आर इन द सेम डायरेक्शन। अल्फा का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करना है, अल्फा का डायरेक्शन इज सेम एज ओमेगा, ओमेगा का डायरेक्शन हम निकालते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। और अल्फा ओमेगा सेम डायरेक्शन में कब होंगे, अगर स्पीड बढ़ेगा तो, और अगर स्पीड कम हो रहा है तो ओमेगा और अल्फा अपोजिट डायरेक्शन में, और अगर स्पीड कांस्टेंट हो, ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, तो अल्फा तो जीरो होता है, राइट? वी नो दैट, देन इट इज कॉल्ड एज अ यूसीएम। अब आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि ओमेगा इस वाले डायग्राम में ओमेगा अल्फा थीटा पैरेलल है। पैरेलल मतलब तीनों एक ही डायरेक्शन में है, तीनों के तीनों पॉजिटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन में है, राइट? और वी बार और आर बार परपेंडिकुलर है। नॉट ओनली दैट, जो जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, मैंने ये सब लिख दिया यहाँ पे। अब आप ये याद कैसे रखोगे, बहुत ईजी है। देखो आपको ऑलरेडी वेलोसिटी कैसे होता है ये पता है, टेंजेंशियल होता है, ये अलॉन्ग द रेडियस टुवर्ड्स द पार्टिकल होता है, राइट? और ओमेगा थीटा अल्फा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल होता है, राइट? तो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज टू बी डन। आप ऐसे याद रखना कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अब हम जानते हैं कि एक्स वाई जेड एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, तो वी बार और आर बार परपेंडिकुलर, आर बार इन तीनों को परपेंडिकुलर और वी बार भी इन तीनों को परपेंडिकुलर होगा, राइट? तो ये सब मैंने यहाँ पे लिख दिया, दिस इज द वे यू कैन रिमेंबर। बस इतना याद रखना कि थीटा और ओमेगा का डायरेक्शन तो डायरेक्टली निकाला जा सकता है बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, बट अल्फा का आपको देखना पड़ेगा। अगर ओमेगा बढ़ रहा है तो अल्फा एंड ओमेगा आर इन द सेम डायरेक्शन, बट अगर ओमेगा कम हो रहा है तो अल्फा एंड ओमेगा आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ओके द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, पार्टिकल पे एक फोर्स एक्ट होता है और उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट? और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है एम वी स्क्वायर बाय आर, एम आर ओमेगा स्क्वायर एम वी ओमेगा। ऑफकोर्स अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी होगा, और हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू एम ए, तो A विल बी इक्वल टू F अपॉन एम। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स को अगर हम मास से डिवाइड कर दें या मास का टर्म इस सारे फॉर्मूला से हटा दें तो जो भी मिलेगा वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है आर ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर या वी ओमेगा। ये आपको एनी टाइम याद होना चाहिए, एग्जाम में आप डिराइव मत करना, मतलब आपको एकदम याद होना चाहिए अच्छे से। ये तो आप शायद 10th में ही पढ़ चुके हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। नेक्स्ट, इफ इट इज नॉन यूसीएम, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो फोर्स एक्ट होगा बॉडी के ऊपर। सेंट्रीपिटल फोर्स तो सिर्फ पार्टिकल को गोल घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट? लेकिन अगर पार्टिकल का स्पीड बदलना है तो एक टेंजेंशियल फोर्स की भी जरूरत पड़ेगी। सो देयर आर टू फोर्सेस इन नॉन यूसीएम। नॉन यूसीएम मतलब स्पीड चेंज होगा,
तो एक तो सेंट्रीपिटल होगा, दूसरा अलोंग द टेंजेंट होगा। अब ये टेंजेंट वाला फोर्स अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में तो स्पीड बढ़ेगा, और अगर ये टेंजेंट वाला फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड कम होगा। इसलिए दो टाइप के नॉन यूसीएम हो सकते हैं, एक में स्पीड बढ़ रहा हो, एक में स्पीड कम हो रहा हो। ये जो मैंने डायग्राम दिखा है इसमें स्पीड डेफिनेटली बढ़ेगा। अगर आप नेट फोर्स देखो तो क्या होगा, FC और FT का रिजल्टेंट, और FC और FT के बीच में एंगल है 90 डिग्रीज, तो नेट फोर्स होगा रूट ऑफ FC स्क्वायर प्लस FT स्क्वायर। तो द नेट फोर्स और FC FT का फॉर्मूला हम जानते हैं, FT होगा m इंटू AT, F टेंजेंशियल इज मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है R अल्फा। ओके, तो दो एक्सेलरेशन होगा, एक तो सेंट्रीपिटल होगा और एक टेंजेंशियल होगा, तो दोनों का रिजल्टेंट होगा रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, एंड F नेट विल बी इक्वल टू मास इंटू टोटल एक्सेलरेशन, दैट इज नेट एक्सेलरेशन। तो कभी भी आपको कोई क्वेश्चन आए जो नॉन यूसीएम पे हो तो आपको याद रखना है कि दो एक्सेलरेशन होंगे, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह से, और एक एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा बिकॉज ऑफ टेंजेंशियल फोर्स। और नेट एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। AC का फॉर्मूला मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख दिया हुआ है, और AT का फॉर्मूला क्या होगा, R अल्फा, राइट। तो ये आप ध्यान में रख के चलना। नेक्स्ट कुछ और फॉर्मूलाज है जो आपको याद होना चाहिए, V इक्वल टू R ओमेगा, इसको वेक्टर फॉर्म में भी याद रखना, V बार इक्वल टू ओमेगा क्रॉस R, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आपको ओमेगा I कैप J कैप K कैप के टर्म्स में देंगे, और R बार भी I कैप J कैप K कैप के टर्म्स में देंगे, तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो आपको याद रखना है कि ये वेक्टर फॉर्म में ओमेगा क्रॉस R है। अगर आपने R क्रॉस ओमेगा पढ़ लिया तो रॉन्ग आ जाएगा आंसर, राइट, बिकॉज यू नो A क्रॉस B और B क्रॉस A सेम नहीं होते, इसलिए आपको ओमेगा क्रॉस R अच्छे से याद रखना पड़ेगा। फिर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इज 2 पाई f मतलब फ्रीक्वेंसी को 1/t भी लिख सकते हैं, तो कैपिटल T टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 60 सेकेंड्स या 1 मिनट, ये आपको याद रखना है। टाइम पीरियड ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 60 मिनट्स या 1 आवर, और टाइम पीरियड फॉर आवर हैंड इज इक्वल टू 12 आवर्स। तो ये आपको याद रख के चलना है। और भी कुछ फॉर्मूला दे देता हूँ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज R अल्फा, वेक्टर फॉर्म में इट इज अल्फा क्रॉस R एंड नॉट R क्रॉस अल्फा, आपको ये भी अच्छे से याद रखना चाहिए। नेक्स्ट, अगर अल्फा 0 है तो आपके पास एक ही फॉर्मूला है, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। जैसे हम जानते हैं अगर बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है, तो हम यूज़ करते थे S इक्वल टू वी टी, वैसे यहाँ पे यूज़ करना है थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। सिमिलरली अगर एक्सेलरेशन 0 नहीं है बट कांस्टेंट है, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन तो है बट कांस्टेंट है, तो आप काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ कर लेना, दैट इज़ ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी। तो ये काइनेमेटिकल इक्वेशंस आपको याद होने चाहिए, राइट। अब इसके ऊपर बेस्ड हम कुछ सम्स करेंगे, राइट। लेट अस स्टार्ट। सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट सम एंड इट वाज आस्क्ड इन 2020 12 अक्टूबर शिफ्ट 1 में पूछा हुआ था। तो देखते हैं ये सम क्या था। 2 cars of masses m1 and m2 move in circles of radius r1 and r2. Their angular speeds omega 1 and omega 2 are such that they complete one revolution in the same time. जैसे ही बोला गया one revolution in the same time, तो तुरंत आप लोग को क्लिक होना चाहिए कि कैपिटल T इज कांस्टेंट, मतलब दोनों का कैपिटल T सेम है। और अगर कैपिटल T सेम है तो याद रखना ओमेगा का फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल T। अब 2 पाई ऑलरेडी एक कांस्टेंट है, और अगर T भी कांस्टेंट हो गया तो ओमेगा कांस्टेंट है, तो आप याद रखना कि ओमेगा कांस्टेंट है, ठीक है। अगर दोनों को सेम टाइम लगा एक राउंड करने में तो T कांस्टेंट तो ओमेगा भी कांस्टेंट। द रेशियो ऑफ द लीनियर स्पीड ऑफ m1 टू m2, मतलब v1 अपॉन v2 पूछा। देखो v का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू r ओमेगा, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है, राइट, ओमेगा इज नॉट चेंजिंग, मैं लिख सकता हूँ v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। और अगर v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r तो मैं लिख सकता हूँ v1 अपॉन v2 विल बी इक्वल टू सिंपली r1 अपॉन r2। तो आंसर होगा C, ऑप्शन C, राइट। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन if theta, omega, alpha and A are angular displacement, angular velocity, angular acceleration and centripetal acceleration, then which of the following is wrong? Wrong क्या है, right? तो मैंने क्या किया, जो मैंने पहले थियोरी आप लोगों को पढ़ाई थी उसी को मैंने यहाँ पे वापस ड्रॉ कर लिया। तो ये देख के आपको तुरंत पता चलना चाहिए कि ओमेगा और अल्फा परपेंडिकुलर नहीं है। ओमेगा और अल्फा या तो सेम डायरेक्शन में होंगे या तो उल्टे डायरेक्शन में होंगे, बट वो
परपेंडिकुलर नहीं है, दे आर आइदर इन द सेम डायरेक्शन और दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो रॉन्ग आंसर तो यही है। ओके, बाकी अब बी ऑप्शन देख लो, ओमेगा परपेंडिकुलर टू वी, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, फिर v इज़ परपेंडिकुलर टू अल्फा, येस v इज़ परपेंडिकुलर टू अल्फा, क्योंकि आप देखो तो अल्फा कौन से एक्स, ये देखो यहाँ पे लिखा है मैंने v इज़ परपेंडिकुलर टू अल्फा। फिर ओमेगा इज़ परपेंडिकुलर टू अल्फा, ओमेगा इज़ परपेंडिकुलर टू अल्फा, ऐसा होगा क्योंकि ओमेगा पॉजिटिव z पे है और नहीं, ओमेगा इज परपेंडिकुलर टू अल्फा नहीं है, सॉरी, ये ओमेगा इज परपेंडिकुलर टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब हम जानते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है, अलोंग द रेडियस, ऐसे होता है, अलोंग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है। तो आप देखो तो ए एक्स एक्सिस पे है और ओमेगा जेड एक्सिस पे है, तो ए और ओमेगा परपेंडिकुलर है, ये सही है। हमको ढूंढना था विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो रॉन्ग ये है कि ओमेगा और अल्फा परपेंडिकुलर होंगे क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में होंगे, अपोजिट होंगे, राइट। नेक्स्ट, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूसीएम ऑफ रेडियस π/2, तो ये आर दिया है हमको, मेक्स एक्स रेवोल्यूशंस इन टी। देख, फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड। अगर टाइम टी में x बार घुमा तो डेफिनेटली 1 सेकेंड में कितने बार घूमेगा, दैट विल बी इक्वल टू x/t। आप सोच लेना इसके बारे में। ओके, यूनिटरी मेथड। ओके, सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू x/t, दैट इज नथिंग बट f इज नथिंग बट, और आप सोच लो ना फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, तो रेवोल्यूशंस दिया है आपको x रेवोल्यूशंस और टाइम t दिया हुआ है, तो आपको x/t कर लो, आपको आगे आंसर रेवोल्यूशंस पर सेकेंड में या हर्ट्ज में। तो फ्रीक्वेंसी इस तरह से निकाल ली मैंने, फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड। अगर x बार घूमा टाइम t में तो डेफिनेटली 1 सेकेंड में कितने बार घूमेगा, x/t बार, राइट। और रेडियस भी मैं जानता हूँ, वेलोसिटी पूछा हुआ है, टेंजेंशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है r ओमेगा, और रेडियस मुझे दिया हुआ था π/2, और ओमेगा को मैं लिखूंगा 2πf, और f को मैं अब सब्सटीट्यूट करूंगा। सो आंसर होगा π/2 इंटू 2π इंटू x/t। तो ये 2 और 2 कैंसिल, द आंसर इज π² x/t, द आंसर इज π² x/t। So this is the answer, right? Now next question की तरफ चलते हैं। A mass m is tied at one end of a spring and whirled in a horizontal circle with constant angular velocity, ठीक है। The elongation in the spring is 1 centimeter, मतलब अगर समझो कुछ ऐसे सिचुएशन था कि एक स्प्रिंग था, समझो ऐसे, और उसका एक्चुअल लेंथ l मान लेते हैं, और यहाँ पे एक मास है और इसे घुमाया जा रहा है, राइट, ऐसे घुमाया जा रहा है, राइट, दिस इज द वे। ये सिचुएशन को आप थोड़ा सा सोच लेना, राइट, दिस इज द वे इट इज मूव्ड, ये मास m है। अब देखो क्या दिया हुआ है सिचुएशन, इट इज मूव्ड विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, और उस समय एलोंगेशन 1 सेंटीमीटर है, मतलब जब किसी वेलोसिटी से चल रहा था तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी, उसकी एलोंगेशन 1 सेंटीमीटर है। मतलब मैं लिख सकता हूँ कि एलोंगेशन x1 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी को मैं लिख लूँगा ओमेगा 1 ही लिख लेता हूँ, चलो ओमेगा 1, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि एंगुलर स्पीड डबल हो गया, एंगुलर स्पीड डबल का मतलब हुआ ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2 ओमेगा 1, और एलोंगेशन कितना हो गया, स्प्रिंग कितना खिंच गया, x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू 6, ऐसे लिख लेते हैं 6। तो देखो पहले स्प्रिंग का लेंथ कितना था, ओरिजिनल लेंथ l प्लस 1 था, क्योंकि 1 खिंच गया ना, तो पहले स्प्रिंग का लेंथ था l प्लस 1, बाद में क्या हो जाएगा, स्प्रिंग का लेंथ l प्लस 6, क्योंकि 6 सेंटीमीटर खींच गया। तो अब हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना आप एकदम, हम लिखेंगे कि आखिर सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आ रहा है, द स्प्रिंग फोर्स इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। सो केस 1 लिखता हूँ, केस 1, ओके, द स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, ये फॉर्मूला, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना है इसको, स्प्रिंग फोर्स कितना है, स्प्रिंग फोर्स होता है k इंटू एक्सटेंशन, वेर k स्प्रिंग कांस्टेंट, k इंटू एक्सटेंशन 1 सेंटीमीटर है, k x1 लिख देता हूँ, और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mr ओमेगा स्क्वायर। इसका देखो, इसका लेंथ बढ़ गया और l से l प्लस 1 हो गया, उसका ओरिजिनल लेंथ अगर l था तो घूमने के वजह से जब वो कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा था तो उसका लेंथ 1 सेंटीमीटर बढ़ गया, तो उसका नया लेंथ क्या होगा m, या उसका रेडियस क्या होगा m इंटू l प्लस 1
ओमेगा 1 स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। अच्छा, केस 2 में क्या हो रहा है? केस 2 में स्प्रिंग अब 6 सेंटीमीटर खींच गया तो एक्सटेंशन हो गया 6, तो यहाँ मैं लिखूंगा Kx2 स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mr ओमेगा स्क्वायर। लेकिन अब रेडियस क्या हो जाएगा इसका, ये बड़ा हो गया साइज में, l+6, तो l+6 हो जाएगा इसका, l+6 इंटू ओमेगा 2 स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। बस डिवाइड कर लो दोनों को। अगर हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा x1 अपॉन x2, m भी कैंसिल हो जाएगा, l+1 बाई l+6 इंटू ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 द होल स्क्वायर। अब बोला हुआ है कि ओमेगा 2 इज़ 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा 1, जिसका और एक मतलब होगा कि ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 क्या होगा, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 होगा हाफ, राइट। उसका स्क्वायर होगा 1/4। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं अब। x1 बाई x2, x1 1 है, x2 6 है, तो 1/6 इज इक्वल टू l+1 बाई l+6, और यहाँ नीचे 4 आएगा, राइट। 4 क्यों आया? बिकॉज ये ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 हाफ था, उसका स्क्वायर होगा 1/4, तो 4 नीचे आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4l+24 इज इक्वल टू 6l+6। तो मेरे ख्याल से तो इधर आएगा 2l इज इक्वल टू 18, तो l हो गया 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर इज़ द आंसर। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, बस आपको इतना सा याद रखना था कि K इंटू एक्सटेंशन दैट इज स्प्रिंग फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है। आपको मालूम है कहीं ना हर जगह पे कोई ना कोई फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स जैसे काम करता है। जैसे अगर व्हीकल टर्न ले रही हो, ओके, तो फ्रिक्शनल फोर्स इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, या हम बोल सकते हैं कि अगर अर्थ रिवॉल्व हो रहा है सन के अक्रॉस, राइट, सन के अराउंड, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। वैसे यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन क्या हुआ कि एक बार रेडियस क्या था l+1 और एक बार रेडियस l+6, आपको ओरिजिनल लेंथ निकालना था l, तो मिल गया। l कितना आया, 9.9 सेंटीमीटर। ओके, l इज़ 9 सेंटीमीटर, ये कैपिटल l लिख देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एंगुलर स्पीड ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इन डिग्री पर सेकेंड इज। देखो, पहले तो आपको मिनट हैंड का टाइम पीरियड पता होना चाहिए। टाइम पीरियड होता है मिनट हैंड का 60 मिनट्स, और इसको सेकेंड्स में करना ज़रूरी है, तो 60 इंटू 60 सेकेंड्स हो गया। अब हमें पूछा गया एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड मतलब ओमेगा, दैट इज इक्वल टू 2π/t, करेक्ट, दैट विल बी इक्वल टू 2π/60 इंटू 60, ठीक है। और ओमेगा का ऐसा यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। बट अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखो तो इसमें डिग्रीज पर सेकेंड में पूछा है, तो हमको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना आना चाहिए। हम जानते हैं कि पाई रेडियन मतलब 180 डिग्रीज, तो पाई के जगह पे मैं 180 लिख लेता हूँ अपॉन 60 इंटू 60। अब ये हो गया डिग्री, मैंने रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। 60 1 जा 63 जा, तो ये 1/10 हुआ, राइट। तो 6/60 था, तो 1/10 हुआ, तो 1/10 मतलब 0.1 डिग्री पर सेकेंड, दैट इज द आंसर। तो ये हमारा आंसर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 stones of masses m and 3m are whirled in a horizontal circle। ओके, एक काम करते, m को मैं m1 बोल देता हूँ, m को m1, और 3m को मैं m2 बोल देता हूँ, ठीक है। द हेवियर वन इन रेडियस r/3, मतलब जो हैवी वाला है 3m वाला है उसका रेडियस है r/3, राइट। एंड लाइटर वन हैज़ अ रेडियस ऑफ r, मतलब ये जो लाइट वाला है जिसका मास कम है उसका रेडियस है r। द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ द लाइटर स्टोन इज n टाइम्स दैट ऑफ द हेवियर, मतलब जो लाइटर स्टोन है, लाइटर मतलब जो छोटा वाला स्टोन है, उसका स्पीड क्या है, n टाइम्स हेवियर, nv2, ठीक है। when they experience same centripetal force, what is the value of n, मतलब centripetal force of the first stone, centripetal force on the first stone is equal to centripetal force on the second stone। अब centripetal force की फॉर्मूला क्या होती है, mv स्क्वायर बाय r, तो यहाँ मैं लिखूँगा m1 v1 स्क्वायर बाय r1, दैट विल बी इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर बाय r2, ठीक है। अब हम लोग को वैल्यू सब्सटीट्यूट करने हैं, तो m1 के जगह पे m आएगा, v1 स्क्वायर मतलब देखो v1 के जगह पे मैं n v2 लिखूंगा और स्क्वायर करूंगा, तो n स्क्वायर v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय r1, r1 मतलब r, ओके, दैट विल बी इक्वल टू
m2v2 स्क्वायर m2, ओके m2 मतलब 3m, मुझे m2 का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना चाहिए, m2 मतलब 3m, तो मैं m2 का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ, m2 मतलब 3m इंटू v2 स्क्वायर को एज इट इज़ रहने दो, डिवाइडेड बाय r/3, तो ये r नीचे रह जाएगा और एक 3 ऊपर चला जाएगा। अब देखो ये m r m कैंसिल, v2 स्क्वायर भी कैंसिल, तो आपको n स्क्वायर का आंसर आया 9, तो n होगा 3, राइट, तो आंसर होगा 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिलेटिव एंगुलर स्पीड ऑफ आवर हैंड एंड सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक इज। अब कौन सा वाला काटा फास्ट घूमता है, देखो पहले तो ये मालूम होना चाहिए, डेफिनेटली सेकेंड हैंड फास्ट घूमता है। तो रिलेटिव मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, रिलेटिव मतलब सब्ट्रैक्शन, और रिलेटिव एंगुलर स्पीड मतलब हमको एंगुलर स्पीड का सब्ट्रैक्शन चाहिए। तो अल्टीमेटली मुझे क्या पूछा गया है, ओमेगा सेकेंड हैंड माइनस ओमेगा आवर हैंड, राइट, दिस इज द क्वेश्चन विच हैज़ बीन आस्क्ड टू अस। अब पहले टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। देखो टाइम पीरियड ऑफ अ सेकेंड हैंड इज हाउ मच, टाइम पीरियड ऑफ अ सेकेंड हैंड इज 60 सेकेंड्स, बराबर है। तो सेकेंड हैंड का टाइम पीरियड तो 60 सेकेंड्स होता है, आवर हैंड का टाइम पीरियड होगा 12 आवर्स, दैट इज इक्वल टू 12 इंटू 60 मिनट्स हुआ और एक बार 60 तो सेकेंड्स होगा, राइट। अब निकाल लो आंसर, ओमेगा एस माइनस ओमेगा एच, ओमेगा सेकेंड हैंड माइनस ओमेगा आवर हैंड, सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रिलेटिव पूछा हुआ है, एंगुलर स्पीड का रिलेटिव मतलब ओमेगा का सब्ट्रैक्शन, तो ये होगा 2 पाई बाई टी एस और ओमेगा एच होगा 2 पाई बाई टी एच, ठीक है, वैल्यूज़ डाल देते हैं, 2 पाई बाई 60 माइनस 2 पाई बाई 12 इंटू 60 इंटू 60। अगर आप ध्यान से देखो तो 2 पाई बाई 60 को कॉमन लिया जा सकता है, ब्रैकेट में आया 1 माइनस 1 बाय, अब इधर 12 इंटू 60 बचेगा, 12 इंटू 60 होगा 720, ठीक है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा सेकेंड हैंड माइनस ओमेगा आवर हैंड विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई 60 इंटू 719, राइट, हाँ 719 बाई 720, 720, ठीक है, जस्ट सेकेंड, 720। तो एक और काम कर सकते हैं, 2 1 जा 30 जा, तो ये हो जाएगा 719 डिवाइडेड बाय पाई डिवाइडेड बाय 21600, राइट, सो ये आंसर आएगा, ठीक है। तो ये भी अच्छा खासा सम था, राइट, एकदम इजी तो नहीं था, ओके। तो अगर CET में 30-40 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन ईजी आएंगे तो 20 थोड़े से ट्रिकी रहेंगे, बट डेफिनेटली वो हो जाते हैं, ऐसे कोई बहुत टफ नहीं आएगा पेपर, डोंट वरी। 2 cars of masses m1 m2 are moving in circles of radii r1 and r2, their speeds are such that they complete सर्कल्स इन द सेम टाइम t। तो फिर एक बार बोल दिया गया कि उनको एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए सेम टाइम लग रहा है, इन अदर वर्ड्स दोनों का टाइम पीरियड सेम है, ओके। तो ये डेटा से हमको पता चलता है कि बोथ हैव सेम टाइम पीरियड, तो बोथ हैव सेम t, बोथ हैव सेम t मतलब t कांस्टेंट है, राइट, बोथ हैव सेम कैपिटल T, in other words I can write capital T is equal to constant, okay। the ratio of the centripetal, देखो अगर कैपिटल T कांस्टेंट है तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, तो T कांस्टेंट तो ओमेगा भी कांस्टेंट, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स का रेशो, अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर, मैंने जानबूझ के इस फॉर्मेट में लिखा, ओमेगा आना तो चाहिए पिक्चर में, तो ओमेगा कांस्टेंट है, राइट, ओमेगा कांस्टेंट है, तो मैं लिख सकता हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम आर, राइट। तो सेंट्रीपिटल फोर्स 1 अपॉन सेंट्रीपिटल फोर्स 2 विल बी इक्वल टू एम और आर का रेशो, m1 बाई m2 इंटू r1 बाई r2, और आंसर आएगा m1 r1 बाई m2 r2 विच इज़ दिस ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In non-uniform circular motion, the ratio of tangential acceleration to radial acceleration, tangential acceleration upon centripetal acceleration, radial मतलब centripetal acceleration, tangential acceleration r alpha और centripetal acceleration v square by r, r ऊपर चला जाएगा
तो आंसर आएगा आर स्क्वायर अल्फ़ा बाई वी स्क्वायर, और ऐसा ऑप्शन हमारे पास है। नेक्स्ट, अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूसीएम अलॉन्ग द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर को मैं लिखूँगा हाफ मीटर। अगर डायमीटर हाफ है तो रेडियस तो डायमीटर का आधा होता है, राइट? तो रेडियस होगा 1/4 ऑफ अ मीटर। फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी इज 2 हर्ट्ज, और पूछा है एक्सेलरेशन। ऑफ कोर्स यूसीएम है तो यूसीएम में एक ही एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डायरेक्टली पता है, आर ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा को मैं लिख लूँगा 2πf द होल स्क्वायर, ठीक है? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा आर इंटू 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर। तो सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, आर होगा 1/4 इंटू 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर, मतलब एफ स्क्वायर 2 स्क्वायर मतलब 4। तो ये कैंसिल, द आंसर इज 4 पाई स्क्वायर, ऐसा ऑप्शन है। नेक्स्ट, अ बॉडी ऑफ मास m is performing UCM in a circle of radius r with speed v, work done by centripetal force। आगे मैं पढ़ूंगा ही नहीं। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, चाहे हाफ रेवोल्यूशन हो, 2/3 रेवोल्यूशन हो, कंप्लीट रेवोल्यूशन हो, वट एवर इट इज़, आपको याद रखना है कि वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0। रीज़न है क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स डिस्प्लेसमेंट को हमेशा परपेंडिकुलर होता है, राइट? और क्योंकि परपेंडिकुलर होता है एफ बार डॉट एस बार ना फॉर्मूला है, तो एफ एस कॉस 90 आएगा, वर्क डन 0 आएगा। तो आप ये रट लेना वर्क। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड्स, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये सब पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।